अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद हुज़ैफा। हम लोग आए हैं काफ़ी दिनों बाद अपने एक न्यू सेशन के साथ, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल एंटीबायोटिक्स। और लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी दिन बाद मैंने लेक्चर अपलोड करा है। इससे पहले कभी करा था, हमारी एक टीचर का था हाइपरटेंशन का। अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें लेक्चर जाकर। आज हम लोग एक सेशन कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स पे। अच्छा, अब एंटीबायोटिक्स का जो सेशन है ये हमने मेनली रखा है, हमारा एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। क्लिनिकल एंटीबायोटिक्स पे और एंटी माइक्रोबियल्स, जिसमें एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक, एंटी वायरल, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और इन पर हमने एक कोर्स बनाया, उसके लिए एक डेमो कि किस तरीके से वो कोर्स होगा, उस कोर्स के अंदर डिस्कशन किस चीज की होनी है। वैसे तो फार्मा थर्ड ईयर के अंदर एज अ डॉक्टर पढ़ते ही हैं, और जो फार्मासिस्ट होते हैं वो तो थ्रू आउट पढ़ते ही रहते हैं मेडिकेशन को। लेकिन क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो एक बहुत, आप समझ लें कि इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आगे अभी बताता हूँ। और स्पेशली मैंने, क्योंकि ऑल ओवर जाहिर है इसमें कई सारी चीजें, बहुत सारी, हम लोग और भी टॉपिक्स ऐड कर सकते थे, यानी कि जो हमारी बाकी मेडिकेशन है, पूरी फार्मेसी का कोर्स बना सकते थे, लेकिन वो कोर्स जरा एक लॉन्गर ड्यूरेशन का होता। और उसके अलावा इंशाल्लाह वो हम लोग इन फ्यूचर जरूर करेंगे। लेकिन एंटीबायोटिक्स का फिर भी हमें अलग रखना पड़ता, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अपने अंदर ही बहुत एक लंबा टॉपिक है। और इसके अंदर एक तो बात ये याद रखें कि एंटीबायोटिक का नॉर्मली, वैसे भी अगर हम इस्तेमाल हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स के अंदर कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा कम डॉक्टर को सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है। इवन बहुत सारे जो फार्मासिस्ट भी बैठे हुए हैं, वो भी एग्जैक्टली किस तरीके से प्रिस्क्राइब करनी है या उसके डोजिंग किस तरीके से सेट होती है, तो वो जाहिर है एक क्लिनिकल फार्मेसी एक बिल्कुल अलग फील्ड है। उसके अंदर कोई जाता है, उसमें डिटेल से इन चीजों को पढ़ता है, तो वो सारी चीजें आती हैं। एक नॉर्मल है, ड्रग का एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता लग जाता है, एडवर्स इफेक्ट पता लग जाते हैं, यही आप पढ़ते हैं मेनली। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है भाई, ये ड्रग जो है वो कौन से ग्रुप का होता है, ये ड्रग जो है वो इस्तेमाल हमने, अब बाकी ड्रग्स में तो चलो ये एक आसानी हो जाती है कि मिसाल के तौर पर हमने कोई हाइपरटेंशन के लिए मेडिकेशन लेनी है, तो एएस इनहिबिटर्स या अर्ब्स यहाँ पर एक्ट करेंगी, यहाँ पर डायरेटिक्स ऐड करेंगे, यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्ट करेंगे, आपको समझ में आ जाता है, डोज आप पढ़ लेते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, एरोबिक्स, एनएरोबिक्स, जो सेल वॉल किसको इनहिबिट करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं, ये तो बहुत लोगों को कंफ्यूज रहते हैं। और कौन सी एंटीबायोटिक कब सिलेक्ट करनी है, तो बस जिसका जो दिल करता है वो लिख के दे देता है। आप कुछ लोगों ने ज़ाहिर पढ़ी भी होती है कि हाँ जी इस तरीके से ये केसेस में ये दी जाती हैं, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ये दी जाती हैं। लेकिन जहां चेंज करने की बात आती है, यानी कि अभी मेडिकेशन चल रही थी लेकिन ये पेशेंट को सूट नहीं कर रही है और इसकी जगह दूसरी एंटीबायोटिक देनी है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डोजिंग सेट करनी है बच्चों के अंदर, अक्सर आईवी डोजिंग लगानी है, कैसे लगानी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको उसके थोड़े से एग्जांपल्स देता हूं, यानी कि क्लिनिकल एंटीबायोटिक्स से हमारे एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दो सिनेरियोस बताऊंगा, पहले सिनेरियो पढ़ें, और सिनेरियो पढ़ने के बाद आपने देखना कि ये सही बात है या गलत बात है, या आपकी इसमें, या आपके साथ टीम डिस्कस कर रही है, आपका आगे से क्या इसमें जवाब होगा। अ पेशेंट विद ऑस्टियोमाइलाइटिस इज ऑन आईवी वेनकोमाइसिन फॉर 2 वीक्स। एक पेशेंट है ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ, और वो वेनकोमाइसिन पर है, जो कि ग्राम पॉजिटिव को कवर करती है, फॉर 2 वीक्स। द टीम प्लान्स टू स्विच टू ओरल लिनोजुलेट फॉर आउट पेशेंट थेरेपी। तो क्या करा है कि पेशेंट को लाइनजोलेट जो है उस पर हमने शिफ्ट करना है। मिसाल के तौर पर कभी पेशेंट की आईवी थेरेपी चल रही होती है, जब आईवी थेरेपी कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम उसको ओरल थेरेपी की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब ओरल थेरेपी पे शिफ्ट कर रहे हैं तो लाइनजोलेट जो है उसकी तरफ हम पेशेंट को लेके जा रहे हैं, और ये वेनकोमाइसिन क्योंकि हमारे पास आईवी में ही आती है, और उसकी जगह अगर हमें अल्टरनेटिव लेना है तो यहाँ पर वो लाइनजोलेट ले रहे हैं, जो आप बुक्स में भी पढ़ते हैं कि अल्टरनेटिवली अगर आप यूज कर रहे होते हैं तो इसको आप यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक टीम बात कर रही है, आपके सामने डिस्कस कर रही है। अब एक नॉर्मल प्रैक्टिशनर, अगर आपने अभी जो सोच लिया इसका आंसर क्या है, या हाँ बिल्कुल सही है, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। एक तो नॉर्मल होगा, हाँ भाई स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जिनको क्लिनिकल फार्मेसी की भी नॉलेज होती है, तो वो क्या कहते हैं, वो सबसे पहले ये जब बात सुनेंगे ना, और उनके अच्छी खासी मेडिकेशन की उनको डिटेल पता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स याद रखें कि हर जगह इस्तेमाल हो रही है, हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो सर्जिकल डिपार्टमेंट है, मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, हर जगह वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कंटिन्यूसली इस्तेमाल हो रही होती हैं।
और मुसलसल तौर पर इन मेडिकेशन में एक प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, मैं आपको एंटीबायोटिक्स के हवाले से अगर बताऊं, बाकी मेडिकेशन में मैंने बताया जैसे कि वो एक ग्रुप आपको पता लग गया तो आप इस्तेमाल करते हैं, देते हैं, समझ में आ जाती है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक आपको पता भी है, मिसाल के तौर पर मैं अभी इस सिनेरियो पे आता हूं, मिसाल के तौर पर आपको पता है कि भाई वैनकोमाइसिन जो है वो ग्राम पॉजिटिव पर एक्ट करती है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कवर करती है। आप भाई पता है हाँ भाई स्टेप्टोकोकस को ट्रीट कर देगी, मिसाल के तौर पर, मिसाल की बात कर रहा हूं, आपने पेशेंट को दे दी। लेकिन कभी कभार एंटीबायोटिक्स में ऐसी चीज होती है और ज्यादातर अब होती है कि वो रेजिस्टेंस हो गई, यानी कि आप दे रहे हो वो असर ही नहीं कर रही, अब आप अपना सर पकड़ के बैठ यार कि ये मेडिकेशन नहीं असर कर रही है, अब मैं इसकी जगह क्या करूं। तो बाकी मेडिकेशन में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस का चक्कर नहीं है जितना एंटीबायोटिक्स के अंदर है। तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स थेरेपी जो है वो अच्छी तरीके से डिटेल पता होना है, सारी चीजें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये केस थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर। अब जो डिसीजन है एक नॉर्मल डिसीजन के तौर पर आप सोचो तो आप बोलोगे हाँ जी यार सही है, इसकी जगह ओरल पे यही बनती है और यही आप दे रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि जो अच्छा प्रैक्टिशनर होगा वो फौरन यहाँ पर, जिसको अच्छी एंटीबायोटिक्स की डिटेल पता होगी, वो क्या बताएगा कि आप दे तो रहे हैं लाइंजोलेट, लेकिन ये जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी बोन के अंदर, क्योंकि इसकी पुअर पेनिट्रेशन है। वैसे अगर बॉडी में कहीं और होता तो चलो हम ठीक है दे देते, इसकी जगह अल्टरनेटिवली यही ऑप्शन बनता है। लेकिन ये जो पेनिट्रेट करती है बोन के अंदर, उसकी पुअर पेनिट्रेशन है। अच्छा ये जो डिटेल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई सारी एंटीबायोटिक्स की। इंशाल्लाह ताला आप हमारा जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको कई सारी एंटीबायोटिक्स कैसे बताऊंगा कि यहाँ पर पुअर पेनिट्रेशन है। वैसे तो आप यूज कर लेते हैं लेकिन इसमें आप यूज करोगे तो अच्छी नहीं है, तो वो मेडिकेशन का भी आपको पता लगता है, ताकि आप कभी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहे होता ना किसी की, बहुत दफा ऐसी मैंने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी है, आप लाइन से प्रिस्क्रिप्शन में मेडिकेशन पढ़ रहे हो, आप बोलते हो हाँ ठीक है, आपको क्योंकि इतनी डिटेल पता नहीं होती। कभी कभार बिल्कुल सही भी होती है प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन कभी कभार कुछ प्रिस्क्रिप्शंस में उन्होंने ऐसी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी हुई होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, यानी कि आप दोगे तो एक की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, या कभी कभार पेशेंट को ऐसी मेडिकेशन दी हुई होती हैं जो कि उस जगह पेनिट्रेट ही नहीं करती, यानी कि उस बैक्टीरिया के लिए तो ठीक है लेकिन पेनिट्रेट नहीं करती उस ऑर्गन के अंदर। तो वो सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो यहां पर हम क्या देंगे पेशेंट को, तो आप क्या करोगे कि भाई ये तो पेनिट्रेट नहीं करती है अच्छी, लेकिन इसकी जगह हम लोग ओरल क्लिंडामाइसिन या टीपीएम और एसएमएक्स यानी कि ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल, जो कि आपके पास कॉम्बिनेशन आता है पाकिस्तान में, ब्रांड आती है आपके पास, किस ब्रांड से आता है, ये आता है आपके पास सेप्ट्रान के नाम से, ठीक है। और मैं आपको जब कोर्स पढ़ाऊंगा ना तो देखें, हम लोग जो नॉर्मल फार्मेसी पढ़ते हैं, नॉर्मल फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, उसके अंदर हम सिर्फ ड्रग्स की बेसिक डिटेल पढ़ते हैं, डोज कितना रखना है, कितने डोज में आती है, ब्रांड कौन सी आती है। जाहिर है हम पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान की बात करेंगे, जेनरिक नाम तो बात करेंगे, वो तो ओवरऑल सबको ही पता लग जाएगा, लेकिन एक ब्रांड कौन सी यहाँ पर अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को लिख के दे रहे हो वो लिख के दो जो पेशेंट अफोर्ड भी कर सके, कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड कौन सी है। तो ये सारी चीजें आईवी में आती है कि नहीं आती, आईवी में आती है तो यूज कैसे करते हैं, वो सब चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, उसका आपको मैं एक छोटा सा डेमो भी दूंगा अभी। चलें तो बहरहाल हम ये पेशेंट के अंदर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर पेशेंट के अंदर मर्सा का रिस्क है, यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ्लोकोकस ओरियस, तो कंसीडर कर सकते हैं हम लोग अल्टरनेटिव ऑप्शन पे आईवी डेप्टोमाइसिन, आउट पेशेंट इन्फ्यूजन्स होती हैं इसकी, वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो जिसको डिटेल पता होगी वो पेशेंट वो फौरन अपनी टीम को सजेस्ट कर देगा, या वहां सजेशन चल रही है, अगर बात चल रही है तो फौरन आप बता दोगे कि जी हाँ ये ऑप्शन है। इसी तरीके से एक और मैं आपको सिनेरियो बताता हूं, मिसाल के तौर पर एक पेशेंट आया आपके पास, पोस्ट एपेंडेक्टोमी, अनकॉम्प्लिकेटेड केस था, उसको पोस्ट सर्जिकल जो आप ट्रीटमेंट कभी कभार आपने देखा होगा, प्रोफिलैक्सिस के तौर पर सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस हो जाते हैं पेशेंट को, तो उसके प्रोफिलैक्सिस के लिए पेशेंट को सेफ्ट्राइक्सोन और मेट्रोनिडाजोल लिख के दी हुई है डॉक्टर ने, और 7 दिनों के लिए लिख के दी हुई है। अब अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर हो तो आपको पता है कि लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से 24 घंटे से ज्यादा अगर अनकॉम्प्लिकेटेड केस है तो आपको जरूरत नहीं होती पोस्ट प्रोफिलैक्सिस की, ठीक है। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड केस है अपेंडेक्टोमी का तो आप इसको 24 घंटे के लिए दो। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप इसका लॉन्गर यूज करते हो तो आपके पेशेंट के अंदर रेजिस्टेंस हो सकता है। अच्छा मैं बार बार रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस से होगा क्या? अगर एक पेशेंट हमारे पास ऐसा आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत यहाँ पर ही क्या पूरे अगर आप वर्ल्ड वाइड ही देखें, काफी जगह पे अच्छी भी है लेकिन बहुत सारी जगह पे
बहुत मिसयूज होता है एंटीबायोटिक्स का। कोई भी वायरल इन्फेक्शन के साथ आया, फंगल इन्फेक्शन के साथ आया, जहाँ के एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है, वहां पर एंटीबायोटिक दे देते हैं। होता क्या है कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब उसकी क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक्स उसकी कम हो रही है, यानी कि अब पेशेंट इतना रेजिस्टेंस हो जाता है कि आप उसके अंदर जब देखते हो कल्चर की रिपोर्ट, अब काफी मेरे पास आती है कल्चर की रिपोर्ट, पता चला कि 3 एंटीबायोटिक रह गई हैं जो सेंसिटिव है, बाकी सारी रेजिस्टेंस है। अब जो सेंसिटिव है उसमें भी आपके पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेटेड केस में चला गया तो वो अगर एक्ट नहीं करी तो पेशेंट के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर आप उसको सर्वाइव कैसे बचाओगे आप उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेजिस्टेंस ना पैदा हो, इसके हवाले से हमें पेशेंट को भी गाइड करना है। लोग घर पे ही एंटीबायोटिक खा लेते हैं, गला खराब हुआ भाई अमोक्सिल खा लो। अमोक्सिल तो मतलब ऐसी है कि वो कोई भी जाए और खा के वो वहीं पे खा लेता है, 4-5 बोलता है चलो यार ठीक हो जाएगा, और कोर्स भी पूरा नहीं करते, अपनी मर्जी से खाते हैं। अच्छा, उसके अलावा डॉक्टर्स भी इसी तरीके से, फार्मासिस्ट भी अपने पास से लिख के भेज देते हैं। लेकिन अगर देखो भाई इसको फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, उनको वायरल तो नहीं है, कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको कैसे अलग करते हैं, बाय द सिम्टम्स भी और बाय जो रिपोर्ट्स होती हैं आपके उससे भी, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर आप पेशेंट को जो है कभी भी लॉन्गर टर्म के लिए नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई इसकी जरूरत ही नहीं है लॉन्गर टर्म देने की। आप यहाँ पर जो पेशेंट को दोगे वो सिर्फ आप दे दो मिसाल के तौर पर 24 घंटे, ये मैं आपको अंदाजे से नहीं बता रहा कि हम 24 घंटे की गाइडलाइंस के हिसाब से कि आप 24 घंटे के लिए दें। इससे क्या होगा कि रिड्यूस होगा रिस्क फॉर रेजिस्टेंस, यानी कि आप लॉन्गर यूज करते हो तो रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ता है बिला वजह, यानी कि जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत है तो हम यूज कर सकते हैं, जहां जरूरत नहीं है तो हम बिला वजह उसको लॉन्गर यूज नहीं करेंगे, तो शॉर्ट यूज के लिए दे देंगे। तो एज अ गुड प्रैक्टिशनर आप बोलोगे 24 घंटे के लिए भी इनफ है, ठीक है। तो ये रोल है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, ये रोल होता है सारा। किडनी का पेशेंट आ गया भाई, रीनल इंपेयरमेंट है, हाँ जी GFR जो है 30 से कम है, एंटीबायोटिक चलानी है, कितना डोज रखें एमोक्सिल का, यार वो अब आम बंदा होगा यार पता नहीं यार, वो पूछ रहे सर बता दें, सर बता दें, हाँ वो बता दें, प्रोफेसर बता दें। आपको भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो इतना हम रख सकते हैं डोज, इतनी इंपेयरमेंट हुई है तो इतना डोज, ये सब मैं कोर्स के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। वैसे ये रोल सारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए उन मेडिकेशन का, तो पता होना चाहिए जो रेगुलर यूज हो रही है, कंटिन्यूसली यूज हो रही है। हाँ जो कभी कभार यूज होती है भाई, बहुत अलग किस्म की मेडिकेशन है, बहुत कभी कभार इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन है, बहुत कभी कभार यूज करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हुआ पेशेंट का, तो उनके बारे में हाँ चले आपको नहीं पता कोई मसला नहीं, लेकिन जो रेगुलर यूज हो रही है, ये एंटीबायोटिक कंटिन्यूसली रेगुलरली यूज हो रही होती है, इनका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप दोनों सिनेरियो समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको चलता हूं एंटीबायोटिक्स के इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले मैं अपना कोर्स के बारे में आपको बता देता हूं। ये आप देख रहे हैं कोर्स कंटेंट्स, और टोटल ये हमारा जो कोर्स है 15 डेज का है, अल्टरनेटिव डेज पे होगा, इजी है, एक दिन छोड़ के एक दिन, हफ्ते में 3 क्लासें होंगी, और टोटल 15 डेज का कोर्स है। बाकी 2500 फीस है अभी के लिए, वरना 3000 थी, हमने 500 का डिस्काउंट दिया हुआ है जो कि स्टूडेंट्स जितने भी रजिस्टर करेंगे, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है, क्योंकि ये वो कोर्स नहीं है सिर्फ अगर सिंपल मैकेनिज्म एक्शन सिंपल आपको पढ़ाना होता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन डोजिंग के साथ कहां पर इंटरेक्ट करती है, कौन सी 2 ड्रग्स साथ नहीं देनी। अब मैं आपकी एक मिसाल दे देता हूँ 2 ड्रग्स की। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था, उसमें एक्नी का पेशेंट था, एक्नी के पेशेंट के लिए उन्होंने जो एक ऐड करी हुई थी डॉक्सीसाइक्लिन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन में कई सारी चीजें ऐड थी, एक मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन का जो ग्रुप है उसके अंदर ये मेडिकेशन होती है, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन ऐड करी हुई थी, उसके साथ ओरल रेटिनॉइड ऐड करी हुई थी। अच्छा, वो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट की थी। अब उसके अंदर गलती क्या है, उसके अंदर गलती है, डॉक्सीसाइक्लिन वैसे यूज होती है एक्नी के पेशेंट के लिए, जो कि पस्ट्यूलर एक्नी होती है उसके लिए हम पेशेंट को यूज करते हैं। ओरल रेटिनॉइड अगर सीवियर एक्नी हो तो हम पेशेंट को देते हैं, लेकिन याद रखें कि कभी भी डॉक्सीसाइक्लिन के साथ कॉम्बिनेशन रेटिनॉइड का नहीं देते, वरना पेशेंट को इंटरक्रेनियल हाइपरटेंशन हो जाती है, पेशेंट को इतना सीवियर किस्म का हेडेक होगा कि अक्सर पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कोई ट्यूमर हो गया है हेड के अंदर, और वो पेशेंट जो है आपके पास बहुत सीवियर किस्म के हेडेक के साथ आ सकता है। भारत ये पेशेंट को ऐड करा हुआ है तो इंटरक्रेनियल हाइपरटेंशन हो सकती है पेशेंट को। अब ये जो पेशेंट को कभी भी हम ग्रुप एक साथ नहीं देते, इसकी जगह क्या बेहतर ऑप्शन था कि एजोमेक्स दे देते, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का कोई इंटरेक्शन नहीं है रेटिनॉइड्स के साथ, तो वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन जाता है और वो भी यूज होती है जो कि आपके पेशेंट में उसके लिए होती है एक्नी के लिए। तो ये इंटरेक्शन भी पता होना चाहिए। कुछ गाइडलाइन में जब आप पढ़ रहे हो तो बुक में पढ़ रहे हो तो साथ लाइन से लिखी हुई होती है सारी, लेकिन आपस में कौन सी 2 साथ नहीं देनी वो भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, डोजिंग, तो बहुत सारी डिटेल से चीजें डिस्कस होनी है। ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन जो पाकिस्तान में दी जाती हैं उनमें किस तरीके से हमने क्या क्या डोजिंग रखनी है, कैसे रखनी है, पेडियाट्रिक एज में क्या होनी चाहिए, प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक कौन सी सेफ है, नॉर्मल एडल्ट एज की तो जाहिर डिस्कस होगी, इफेक्टिव ब्रांड कौन से हैं, कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड जो होते हैं वो कौन से हैं, एंटी मलेरियर, इसी तरीके से फिर हम लोग एंटी वायरल, और उसी तरीके से फिर हम लोग एंटी पैरासिटिक,
एंटी फंगल, वो सब डिस्कस करेंगे। कोर्स मैं ही करा रहा हूँ, और बाकी मेरा, अगर आपने अभी तक कोई कोर्स अटेंड करा है तो मेरा मास्टर दी ओपीडी का कोर्स है, ईसीजी इंटरप्रिटेशन का कोर्स है, एक्सरे इंटरप्रिटेशन का कोर्स है, एसीएलएस बीएलएस मैंने काफ़ी टाइम पहले करवाया था, वो मेरे कई कोर्सेज कई दफ़ा हो चुके हैं। और इसके अलावा पेन मैनेजमेंट का एक कोर्स था जो मैंने करवाया था। कई सारे मैं अभी कोर्सेज अपने प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह करा चुका हूँ, और रिव्यूज़ भी आप मेरे पढ़ सकते हैं पेज पे जाके, और कई सारे रिव्यूज मेरे कमेंट्स में ही आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस वीडियोस मैंने कई सारी अपलोड करी हुई है, तो इंशाल्लाह आप लें, आपको जरूर फायदा होगा। मेन टारगेट डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी हमारे प्लेटफॉर्म का हमेशा ये रहा है कि प्रैक्टिकल फील्ड में आपको हेल्प मिले। देखें, एक तो हम टारगेट लाजमी कवर करते हैं और अभी भी कवर करेंगे, और अभी भी मैं वो कवर करूंगा। वो क्या है? वो एग्जाम रिलेटेड है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में एग्जाम कभी भी नहीं जाता। स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहीं और चले गए कुछ करने, उन सब में एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से भी मैं कवर करता हूं, वो बेसिक डिटेल भी बताता हूं आपको, और फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस भी डिस्कस करता हूं। इसलिए हमारे कोर्सेज जरा थोड़े लंबे भी होते हैं, क्लासें भी हमारी जरा एक एक घंटे की पूरी होती हैं। ये नहीं होता है 1 घंटे की बोल के 20 मिनट और 25 मिनट। हाँ, कुछ टॉपिक छोटे होते हैं तो वो कवर भी हो जाते हैं 20-25 मिनट के अंदर, लेकिन यह है कि फिर हमारी क्लासों की ड्यूरेशन थोड़ी पूरी उतनी ही रहती है, और उसमें फिर यह है कि जरा फिर वो बेसिक भी कवर करनी पड़ती है कि हाँ जी एग्जाम को बैठ रहे हैं तो वो भी कवर हो जाए, और वो टारगेट भी पूरा हो जाए, और अगर आप जाहिर है क्लिनिकल फील्ड के अंदर उतरे हैं तो वो टारगेट भी पूरा हो जाए। तो दोनों तरीके से हम कवर करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर ऐड कर दी हैं। आप इंशाअल्लाह ताला ग्रुप में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नीचे मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा हमारे एंटीबायोटिक के डेमो ग्रुप का, आप उसमें ऐड हो जाएंगे तो इसके हवाले से डिटेल। बाकी जब हाँ जाहिर है आप कोर्स के अंदर एनरोल कर लेंगे तो हमारा एक पेड ग्रुप होगा, वो डिफरेंट होगा। उसमें मेडिकेशन की डिटेल, ब्रांड्स के साथ उनकी नीचे डोजिंग कितनी है, वो सारी अलग से भेजा करूंगा। ये क्लास में तो पढ़ेंगे वो अलग से भेजूंगा। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको जो अकॉर्डिंग टू द नाइस गाइडलाइंस है, ताकि कोई अगर उधर की प्रिपरेशन कर रहा है प्लैब वगैरह की तो उसकी उसमें तैयारी हो जाए। तो कौन सी होती है वो सब हम जब पढ़ेंगे तो वो डिस्कस हो जाएगा। बस आप जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपको पता भी नहीं लगेगा, आप बिल्कुल सही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होगे, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या देना है। बहरहाल अपना डेमो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक किस तरीके से एक्ट करती हैं, ठीक है। यानी कि जो सारी एंटीबायोटिक जब आप एंटीमाइक्रोबियल यूज करते हैं तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। एंटीबायोटिक्स जो हैं, अब जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, वो 4 ही तरीके से काम करती हैं। 4 ही तरीके से कैसे काम करती हैं, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको एक पिक्चर बनाता हूं बेसिक, फिर मैं आपको आगे जो मैंने बनाई हुई है वो भी आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी एक पिक्चर बनेगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये हम बैक्टीरियल सेल बना रहे हैं, ठीक है। ये हम क्या बना रहे हैं? बैक्टीरियल सेल बना रहे हैं। माइंड नहीं करेंगे पिक्चर को तो थोड़ा सा बस एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले यहां पर आपका न्यूक्लिक एसिड मटेरियल, ठीक है। अच्छा जी, और ये है आपका बाहर, अगर आप आ जाएं तो यहां पर मौजूद है आपका राइबोसोम। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के 2 यूनिट्स होते हैं, 30S और 50S। किस चीज के लिए काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा जी, तो ये ब्लैक कलर की जो आप देख रहे हैं ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अंदर जो देख रहे हैं आप ये डीएनए मटेरियल है। ये आप जो छोटा सा बना हुआ देख रहे हैं ये राइबोसोम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये जो बाहर आप ब्लू कलर की देख रहे हैं ये सेल वॉल है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, एक जो है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आए साइटोप्लाज्म में तो सबसे पहले राइबोसोम है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जाहिर है बैक्टीरिया को ग्रो करना है, डेवलप होना है उसके लिए। और अंदर न्यूक्लिक एसिड है जो कि जाहिर है आपके जितने भी टीआरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन और ये वो सब फिर इस तरीके से पेशेंट बैक्टीरिया जो है अपना करता है। बहरहाल ये बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सेल वॉल को टारगेट करती हैं, तो उनको हम कहते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ठीक है। तो कुछ एंटीबायोटिक सेल वॉल को टारगेट करती हैं। बैक्टीरिया अगर अपनी सेल वॉल नहीं बना पाएगा तो क्या होगा कि जाहिर है बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, वो इरिडिकेट हो जाएगा। नंबर 2, आपकी कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करती हैं, याद रखें। अच्छा, अब ये बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में फर्क समझ में नहीं आता। सेल वॉल एक अलग डिफरेंट चीज है, सेल मेम्ब्रेन एक अलग डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो कुछ सेल वॉल को टारगेट करती हैं और कुछ सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करती हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ये दूसरा टारगेट होता है हमारे पास जो कुछ एंटीबायोटिक्स करती हैं। तीसरी एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो आपके पास
राइबोसोम को टारगेट करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देती हैं। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरिया मजीद ग्रो नहीं कर पाएगा, मजीद स्टेबल नहीं रह पाएगा, तो ये एक और तरीके से टारगेट होता है। और चौथी एंटीबायोटिक्स हमारे पास होती हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को टारगेट करती हैं, ये आपके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में इंटरफेयर करती हैं। अच्छा, इनमें से दो किस्म की एंटीबायोटिक्स होती हैं, एक होती है इनडायरेक्ट और एक होती है डायरेक्ट। इनसे मेरी मुराद क्या है, ये डायरेक्ट वो होती हैं जो कि डायरेक्ट डीएनए को डैमेज करती हैं। डायरेक्ट डीएनए को डैमेज करने वाली एक क्यूनोलॉन्ग्स होती है हमारे पास, और एक हमारे पास जो है वो यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल होती है। इसी तरीके से डीएनए मटेरियल में, न्यूक्लिक एसिड मटेरियल में आ जाए तो आरएनए को डायरेक्ट टारगेट करने वाली रिफेम्पिसिन होती है, ठीक है, तो वो टारगेट करती है। इसी तरीके से आपका जो इनडायरेक्ट इनहिबिटर होता है, वो इनडायरेक्ट इनहिबिटर कैसे होता है, डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड को नहीं टारगेट करते, लेकिन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को जो प्रोसेस होता है उसको टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पर फोलिक एसिड साइकिल, फोलिक एसिड साइकिल चलती है तो अगले आपके पास जो शुगर्स होती हैं वो तैयार होती हैं। अगर आप उसको टारगेट करोगे फोलिक एसिड साइकिल को, तो वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में इंटरफेयर करेगी। ये कौन सी मेडिकेशन होती है, ये अभी जो मैंने आपको एक सिनेरियो में भी बताई थी, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, ये फोलिक एसिड साइकिल को इनहिबिट करती हैं। तो जो डीएनए को टारगेट करने वाली है वो दो है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट टारगेट करती हैं, और एक इनडायरेक्टली टारगेट करती हैं। तो ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं ये चार ही तरीके से काम करती हैं। एक सेल वॉल पे काम करती है, एक सेल मेम्ब्रेन पे काम करती हैं, एक राइबोसोम पे काम करती हैं, और एक जो है वो आपके पास यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती हैं, और एक आपके पास जो है वो इंटरफेयर करती हैं विद डीएनए सिंथेसिस। अब यहां पर मैंने जो पीछे इमेज दी हुई है, अब आपको वो समझ में आ जाएगी, जो बड़ी इमेज दी हुई है, बड़ी पिक्चर दी हुई है, यहां पर अगर आप देखें तो कुछ एंटीबायोटिक हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस में डिस्टर्बेंस करती हैं। तो ये एक तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं। इनमें कौन सी हैं, एक है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जिनमें अभी मैं आपको आज जो पहली क्लास पढ़ाऊंगा डेमो के तौर पे वो बीटा लैक्टम ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बीटा लैक्टम में भी पेनिसिलिन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बाकी इसमें सेफेलोस्पोरिन, कार्बिपेनम्स, मोनोबैक्टम, ये सब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में होती हैं। किसको टारगेट करती हैं, सेल वॉल को। इसी तरीके से वेनकोमाइसिन, ये भी सेल वॉल को टारगेट करती है। सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करने वाली एक एंटीबायोटिक है हमारे पास पोलीमिक्सिन। अच्छा, एंटीफंगल भी है, एंटीफंगल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो अलग से बताऊंगा, अभी मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं तो मैं आपको सिर्फ बैक्टीरिया के रिलेटेड बता रहा हूं। तो सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करने वाली पोलीमिक्सिन, ये आपके पास एक और तरह की एंटीबायोटिक है। उसके बाद आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होती हैं। अच्छा, राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, 30S और 50S। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो 30S को टारगेट करती हैं, लाइक टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, और कुछ होती हैं जो 50S सब यूनिट को टारगेट करती हैं, लाइक मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, लिनिजुलेट, ये करके डिफरेंट तरह की मेडिकेशन है जो कि आपके किसको टारगेट करती हैं, 50S यूनिट को। अच्छा, मैं ये आपको जब पढ़ाऊंगा तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कैसे, मतलब डिटेल से मतलब ये कहने का कि ये जब जितनी भी इनके अंदर ग्रुप क्लासिफिकेशन है वो कैसे हैं, कैसे यूज होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी है, डोजिंग कितनी होती है, सब डिस्कस करेंगे। सारी ही चीजों का इसी तरीके से डिस्कस करना है। उसके बाद आखिरी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इंटरफेरेंस करने वाली एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें एक जो है डायरेक्ट है। डायरेक्ट में मैंने आपको बताया क्यूनोलॉन्ग्स हो गई, रिफेम्पिन हो गई, मेट्रोनिडाजोल यहां पर आती है। और इनडायरेक्ट में आपके पास जो है वो फोलिक एसिड साइकिल सिंथेसिस जो इनहिबिट करती है, सल्फामेथोक्साजोल वगैरह और ट्राइमेथोप्रिम, ये। तो आप ओवरऑल पिक्चर समझ गए। तो बस याद रखना है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो चार ही तरीके से काम करती हैं, या सेल वॉल को इनहिबिट करेंगी, या सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करेंगी, या प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट करेंगी, या न्यूक्लिक एसिड को टारगेट करेंगी। तो ये बात आपको अब क्लियर होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में पेनिसिलिन पढ़ाता हूं, और पेनिसिलिन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पेनिसिलिन हमारे पास ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी हैं, पेनिसिलिन, कार्बिपेनम, मोनोबैक्टम, सेफेलोस्पोरिन। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में इनमें इनके अंदर एक रिंग होता है जिसको हम बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं। वो बीटा लैक्टम रिंग जो है ना, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो एंटीबायोटिक असल में जो जिसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बीटा लैक्टम रिंग ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मैं अभी आगे आपको बताता हूं, डिस्कस भी करता हूं इस बात को, क्योंकि इस रिंग को समझना बहुत, मतलब इस रिंग के हवाले से ये आपने बात समझनी है कि जब तक इंटैक्ट होता है तभी फंक्शन करता है, अगर ये बीच में से डिसइंटीग्रेट हो जाए तो फिर ये एंटीबायोटिक फंक्शन नहीं करती। यानी कि बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है, वो हम लोग अभी थोड़ी सी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, बताने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आपके पास जो पेनिसिलिन है वो, एक तो याद रखना है कि ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर होती है, ठीक है। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुई थी, और किसने डिस्कवर की थी, ये डिस्कवर की थी हमें एलेक्जेंडर ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। कैसे डिस्कवर की थी,
एक फंगस था जिसका नाम ही पेनिसिलिनियम है, ठीक है। तो फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलिनियम नोटेटम, ठीक है। पेनिसिलिनियम नोटेटम ये फंगस था जो कि इन्फेक्ट हो गया था बैक्टीरिया से। अच्छा, आपने ये बात भी याद रखनी है कि जैसे बैक्टीरिया होते हैं वो वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं, इसी तरीके से फंगस होते हैं बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं। और इन्हीं को जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इनको पढ़ते हैं, इनको इनके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। ये भी जो अलेक्जेंडर हैं ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इनके बारे में अच्छी तरीके से डिटेलिंग। तो वो फंगस को देख रहे थे, फंगस इन्फेक्ट हो गया था। इन्फेक्ट होने के बाद वो बैक्टीरियल ग्रोथ रोक रहा था। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बैक्टीरियल ग्रोथ रोक कैसे रहा है। तो वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ रोक रहा था उसके अंदर जो कंपाउंड था उसको हम पेनिसिलिन कहते हैं आज के दौर में। और ये पेनिसिलिन फिर बाद में जाके इन्होंने डिस्कवर किया था, बाद में जो इसको निकाला है ये असल क्या चीज है जो यानी कि फाइट कर रही है बैक्टीरिया से, फंगस से। तो वो जो थे वो फिर अलग साइंटिस्ट थे आगे जाकर, और फिर वो हमारे पास पेनिसिलिन आ गई। अब इसमें पेनिसिलिन में अगर आप देखें तो हमारे पास 3 किस्म के ग्रुप हैं। एक ग्रुप होता है नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन वही जो नेचुरली प्रोड्यूस होती है। इसमें हमारे पास जो पेनिसिलिन है वो बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी आपने बहुत कॉमनली नाम सुना होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो है वो है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक जो हम खुद से बनाते हैं फॉर्मुलेशन देख के, स्ट्रक्चर देख के। इसमें हमारे पास एक ग्रुप है, 3 ग्रुप हैं, अभी मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। और तीसरी चीज है बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर। अच्छा, ये याद रखें कि ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये आपके पास एक ग्रुप्स होते हैं, स्पेशली ऐड होते हैं अलग, मतलब नीचे ही एंटीबायोटिक्स के साथ। इसका मैं अभी आपको यूज बताता हूं कैसे होता है। ये एंटीबायोटिक खुद एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक फंक्शन के तौर पर हम ऐड करते हैं। ग्रुप मेनली ये 2 ही हैं, नेचुरल पेनिसिलिन और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। सबसे पहले मैं आपको नेचुरल पेनिसिलिन के बारे में बता देता हूं। नेचुरल पेनिसिलिन जो है ये आपके पास पेनिसिलिन जी है, और ये जो है ये या आईएम फॉर्म के अंदर यूज होती है या आईवी फॉर्म के अंदर यूज होती है, ठीक है। डोजिंग वगैरह सारी चीजें हम कोर्स में जब बात करते हैं तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, कब यूज होती है, कौन से पेशेंट के अंदर यूज करते हैं। बहुत लिमिटेड यूज है इसका आजकल तो, लेकिन वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पेनिसिलिन जी जब नेचुरल पेनिसिलिन आपके पास थी तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाने की क्या वजह, क्यों हमने सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाई है, यानी कि इसकी क्या जरूरत थी। तो जरूरत यह थी कि सबसे पहली बात याद रखें कि पेनिसिलिन जो बेंजाइल पेनिसिलिन है, नेचुरल पेनिसिलिन है, ये एसिड लबाइल है। यानी कि जब आप इसको ओरली लेंगे तो ओरली बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, ओरली जो है ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती। तो पेनिसिलिन जो है ये बेंजाइल पेनिसिलिन, ये आप ओरल अगर खाओगे तो ये एसिड सेंसिटिव होती है, यानी कि आपकी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पहला इसका शॉर्टकमिंग क्या है कि ये या आईएम यूज कर सकते हैं या आईवी यूज कर सकते हैं, इसको हम ओरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने एसिड रेजिस्टेंट यानी कि पेनिसिलिन जी के अल्टरनेटिव पेनिसिलिन बनाई, जिसको हम फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन कहते हैं, पेनिसिलिन वी। सेम चीज है बिल्कुल, जैसे पेनिसिलिन जी है वैसी है, लेकिन बस क्या चीज है इसके अंदर ये चीज है कि ये जो है ये ओरली आप खा सकते हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो इसमें बताऊंगा, सिरप भी आता है। ये मेडिकेशन जो है आपके बच्चों के अंदर स्पेशली यूज होती है, स्ट्रेप थ्रोट के अंदर, और जब पेशेंट को स्कारलेट फीवर होता है ये यूज करते हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन हम करेंगे, और ब्रांड कौन सी पाकिस्तान में आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला तो हमने जो शॉर्ट कमिंग था उसको टारगेट कर लिया। अच्छा, अब दूसरी शॉर्ट कमिंग क्या है, जो बेंजाइल पेनिसिलिन है, आपका जो बैक्टीरिया है ना वो जाहिर है जब आप उसको टारगेट करते हैं तो बैक्टीरिया भी बड़ा समझदार है, वो उसके लिए कैसे उसको रेजिस्टेंस पैदा करना है, या जो आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं उससे कैसे लड़ना है, उसके लिए उसके पास भी तरीकेकार होते हैं। तो सबसे पहला तरीकेकार जो बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया के जो रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, जितनी भी आपके पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो 3 तरह से आपका टारगेट, मतलब मिसाल के तौर पर जो एंटीबायोटिक आपकी फाइट कर रही है बैक्टीरिया से, उनसे रेजिस्टेंस पैदा करने के उसके 3 तरीकेकार होते हैं। लेकिन उससे पहले तरीकेकार समझने से पहले हम ये समझ लें कि जो आपकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, वो असल में सेल वॉल को सिंथेसिस होने से रोकती कैसे हैं। तो आप अगर देखेंगे बैक्टीरिया का सेल तो वो 2 यूनिट से बना हुआ होता है। जितनी भी सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो 2 यूनिट से बनी हुई होती है। एक यूनिट को हम कहते हैं नैम और एक यूनिट को हम कहते हैं नैग। इस तरीके से इनकी कई सारी चेन्स होती हैं, नैम, नैग। इसी तरीके से इनकी फिर नीचे लाइन चल रही होती है, नैम, नैग। सही है, तो समझ गए आप। कई सारी इस तरीके से इनकी चेन्स होती हैं, कई सारे इनके पॉलीमर्स होते हैं जो आपस में
क्रॉस लिंक्ड हुए हुए होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। दोनों जो नैम यूनिट होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जुड़े हुए होने से होता क्या है कि क्रॉस लिंकिंग की वजह से मजबूती मिलती है। जो वॉल होती है बैक्टीरिया की, जो सेल वॉल होती है उसको मजबूती मिलती है, तो ये क्रॉस लिंकिंग हुई भी होती है। तो ये सेल वॉल जो है वो 2 यूनिट से बनी हुई होती है बैक्टीरिया की, नैम एंड नैग यूनिट से, और नैम एंड नैग यूनिट की क्रॉस लिंकिंग हुई भी होती है। और क्रॉस लिंकिंग जो करवाता है वो आपके पास होता है एक एंजाइम जिसको हम ट्रांसपेप्टिडेज कहते हैं। ट्रांसपेप्टिडेज क्या करता है कि इनकी क्रॉस लिंकिंग करवाता है, मजबूत वॉल बने बैक्टीरिया की, ताकि बैक्टीरिया अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके। अब हमारी जो एंटीबायोटिक है, यानी कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, वो ट्रांसपेप्टिडेज को टारगेट करती हैं, और ट्रांसपेप्टिडेज में जिधर बाइंड होती है उसको हम प्रोटीन बाइंडिंग साइट कहते हैं, या पेप्टिडेज इनहिबिटर नहीं होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है ताकि एंटीबायोटिक बाइंड ना हो सके, तो ये एक इसका रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है। अच्छा, लेकिन ये रेजिस्टेंस मैकेनिज्म सबसे आखिरी में होता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपके पास जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होती हैं, ये किस किस तरीके से जो है वो बैक्टीरिया इनसे रेजिस्टेंस गेन कर सकता है इनिशियली, और उसके बाद जाहिर है आप नैम एंड नैग यूनिट के बाद में समझ गए, अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो बैक्टीरिया की वॉल नहीं बनेगी, वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और हम टारगेट कैसे कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं ट्रांसपेप्टिडेज को, जो कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहलाता है। इस साइट को हम टारगेट करते हैं, इसकी स्पेशल साइट होती है, उसको हम टारगेट करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने की वजह से सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाता। अब हम थोड़ा सा अगर ये बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया 3 तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप करता है। अब 3 तरीके से जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है वो क्या क्या तरीके कार होते हैं। एक होता है कि बैक्टीरिया जो है यहां पर अपने स्टार्टिंग में कुछ पंप बना देता है, इनफ्लेक्स पंप और इफ्लेक्स पंप। ठीक है, ये पंप क्या करते हैं कि आपकी एंटीबायोटिक, एक तो इनफ्लक्स पंप जो होता है यानी कि एंटीबायोटिक एंटर कर रही है उसको एंटर नहीं होने देता, और इफ्लेक्स पंप क्या करता है कि एंटीबायोटिक जैसी एंटर होती है उसको दूसरी साइड से बाहर कर देता है। तो एक तो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म ये होता है। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस मैकेनिज्म ये होता है कि यहां पर एक प्रोटीन, यहां पर एक एंजाइम बैक्टीरिया बना लेता है जिसको हम कहते हैं, 2 नाम से हम इसको बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसका नाम होता है एक तो बीटा लैक्टमेस, और एक होता है इसका, इसी का नाम है, दूसरा नाम है पेनिसिलिनेस। पेनिसिलिनेस, ठीक है। तो बीटा लैक्टेमेस या पेनिसिलिनेस ये एंजाइम है, ये क्या करता है, अब मैंने आपको याद होगा बताया था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का रिंग होता है बीटा लैक्टम, और उसी की जो है मेन एक्टिविटी होती है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये क्या करता है, ये इस रिंग को जाकर काट देता है। जैसे इस रिंग को काटता है तो जाहिर बात है आपकी जो एंटीबायोटिक है वो टोटली इनइफेक्टिव हो जाती है, वो कुछ भी काम नहीं कर सकती। और जो तीसरा रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है जो उसके सबसे ज्यादा सीवियर है, वो क्या है कि आपके जो यहां पर नैम, नैग, इस तरीके से पूरी साइड चेन बनी हुई होती है। इन यूनिट में जो पीबीपी होता है यानी कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये आपका जो है वो इसकी अल्टरेशन हो जाती है, बैक्टीरिया इसको अल्टर कर लेता है। अगर इसको अल्टर कर लिया तो फिर आपकी पेनिसिलिन इससे बिल्कुल भी क्या नहीं हो सकती, इससे बिल्कुल भी बाइंड नहीं हो सकती। और अगर इससे बाइंड नहीं होगी तो जाहिर बात है ट्रांसपेप्टिडेस इनहिबिट नहीं होगा, ट्रांसपेप्टिडेस इनहिबिट नहीं होगा तो बैक्टीरिया अपना काम करता रहेगा। तो ये सबसे ज्यादा सीवियर रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म होता है, इसी को हम कहते हैं मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप ओरियस। ठीक है, तो ये आपके मर्सा, मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्या चीज होती है एग्जैक्टली, इसको और बात करेंगे इसके हवाले से। लेकिन यही होता है कि फिर आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स फिर एक्ट नहीं करती हैं। अगर कोई मर्सा का पेशेंट आपके पास आ जाए फिर उसमें आपको अल्टरनेटिवली वैनकोमाइसिन की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, उसमें फिर ये आपकी नॉर्मली पेनिसिलिन वगैरह जो है वो एक्ट नहीं करेंगी, और ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एक्ट नहीं करेंगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास जब एंटीबायोटिक में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, वो शुरू का जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है वो ये है कि बीटा लैक्टम के खिलाफ बीटा लैक्टमेस एंजाइम बन जाता है। तो हमने क्या करा, ये एक और शॉर्टकमिंग है, दूसरी पहली शॉर्टकमिंग क्या बताई थी मैंने आपको, जो हमारी एंटीबायोटिक की थी, पहली शॉर्टकमिंग ये थी कि आपकी जो एंटीबायोटिक थी वो एसिड लबाइल थी। उसके लिए हमने टारगेट करने के लिए क्या बना दिया, हमने पेनिसिलिन वी बना दी ताकि भाई ओरल खा सके पेशेंट। लेकिन जब हमने ओरल देना स्टार्ट करी तो बैक्टीरिया ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बैक्टीरिया का अब हमारे पास चैलेंज आ गया कि बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टमेस एंजाइम बना लिया, पेनिसिलिन रिंग को काट दे। अब वो रेजिस्टेंस हो गई। अब क्या करें,
हमने क्या करा, हमने बोला चलो भाई एक और तरीके कार आजमाते हैं। हमने इसके साथ कई सारी साइड चेन अटैच कर दी। साइड चेन क्या, यानी कि इस मॉलिक्यूल को बहुत बल्कि बना दिया। बीटा लैक्टम के साइट में बहुत सारी साइड चेन्स को अटैच कर दिया। क्यों अटैच कर दिया? ताकि आपका जो बीटा लैक्टमेज या पेनिसिलिनेज एंजाइम है वो इसको देख ना सके, बीटा लैक्टम रिंग को, और या बीटा लैक्टम रिंग तक पहुंच ना सके। आप समझ लें कि ये बीटा लैक्टम रिंग है और इसके बाहर हमने ऐसे सर्कुलर बहुत सारी चेन्स को कनेक्ट कर दिया ताकि आपका जो बीटा लैक्टमेज है वो पहुंच ही ना सके आपके बीटा लैक्टम रिंग तक। तो हमने एक बल्कि फॉर्म का मॉलिक्यूल बना दिया और इन जो पेनिसिलिन को हमने कहा, वो क्या कहा, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, यानी कि अब ये पेनिसिलिन वो थी जिनको पेनिसिलिनेज एंजाइम मार नहीं सकता था। ये कौन सी है आपके पास? मेथिसिलिन, क्लॉक्सिसिलिन, डीक्लॉक्सिसिलिन, इसके अंदर फिर और भी आती है नेफिसिलिन। ये तरह की मेडिकेशन होती हैं जो इस ग्रुप के अंदर आती हैं, और ये क्या है, ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। ठीक है, तो हमने ये दूसरा टारगेट भी अचीव कर लिया। अब तीसरा जो मसला था इसके अंदर वो क्या था? ये दो मसले थे। अब तीसरा मसला क्या था? पहला मसला था एसिड लाबाइल है, वो हमने टारगेट कर लिया पेनिसिलिन वी बना के। दूसरा मसला ये था कि भाई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक थी, बीटा लैक्टम रिंग काट रही थी, यानी कि हमने जब पेशेंट को एंटीबायोटिक दी तो बीटा लैक्टम काट के वो इनएक्टिव हो जाए, तो इफेक्ट ही ना करे पेशेंट पे। तो हमने क्या करा, हमने पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन बना दी, मेथिसिलिन, क्लॉक्सिसिलिन, डीक्लॉक्सिसिलिन। इनका क्या शॉर्ट कमिंग था, और बाकी पीछे पेनिसिलिन जी का एक और शॉर्ट कमिंग क्या था? वो शॉर्ट कमिंग ये था कि ये बहुत ज्यादा नैरो स्पेक्ट्रम थी, यानी कि बहुत लिमिटेड बैक्टीरिया पे काम करती हैं, लिमिटेड बैक्टीरिया पे, ग्राम पॉजिटिव पे काम करती हैं। स्पेशली पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन ये ग्राम पॉजिटिव पे काम करती हैं, ग्राम नेगेटिव पे एक्ट नहीं करती। अब जाहिर है पेशेंट जब आपके पास आता है तो आपके पास कुछ पेशेंट के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होता है, ग्राम नेगेटिव से इन्फेक्ट होता है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, हमारी जब क्लास होगी ना इंशाल्लाह, तो मैं आपको ये सबसे पहले क्लास के अंदर बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन करूंगा ताकि आपको एक दफा सारा क्लियर हो जाए बैक्टीरिया बहुत इजीली, कि ग्राम पॉजिटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, ए सेलुलर कौन से होते हैं, एटिपिकल बैक्टीरिया कौन से होते हैं, एरोबिक्स कौन से होते हैं, एनारोब्स कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपको, बेसिलस कौन से होते हैं, वो सब क्लियर हो जाए। जब एक दफा आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको जब भी आप ये बातें सुनोगे आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये आपको इजी याद हो जाएगा। मैंने इसके लिए बहुत अच्छी एक क्लासिफिकेशन बनाई हुई है, इंशाल्लाह वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। अभी जाहिर है हम एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इस पे अभी रहता हूं। तो बहरहाल ये हुआ। अब हमें थोड़ी सी कवरेज ज्यादा चाहिए थी, तो हमने क्या करा, एक एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन बनाई। अच्छा, वैसे अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखो ना, तो ग्राम नेगेटिव का बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसके सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है ना बहुत ज्यादा छोटी होती है, यानी कि सेल वॉल बहुत ज्यादा इसकी थिक नहीं होती, लेकिन इसके सेल वॉल के बाहर भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके सेल वॉल के बाहर भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है। तो और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे से पोरिन्स होते हैं, छोटे छोटे से पोरिन्स बने हुए होते हैं। अब बल्कि मॉलिक्यूल तो वैसे उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, अगर काफी बल्कि मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा स्मार्ट पेनिसिलिन चाहिए थी, और कुछ ऐसी पेनिसिलिन जो ग्राम नेगेटिव के खिलाफ एक्ट भी कर सके। तो हमने एक और ग्रुप बनाया जिसको हमने कहा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। इसके अंदर हमने अमाइनो ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसको हमने बोला अमाइनो पेनिसिलिन। इसके अंदर हमने कार्बोक्सी ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसको हमने बोला कार्बोक्सी पेनिसिलिन। इसके हमने अंदर यूरिडो ग्रुप ऐड कर दिया, तो हमने इसको बोला यूरिडो पेनिसिलिन। तो ये तीन किस्म की हमारे पास एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है, जिसमें आपने बहुत कॉमनली नाम सुना हुआ होगा एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन। फिर यहां पर हमारे पास कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आती है कार्बिनिसिलिन, और यूरिडो पेनिसिलिन के अंदर जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारे पास पेप्रासिलिन यहां पर आती है। तो ये बहरहाल हमारे पास एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स थी। बहरहाल इनके खिलाफ भी आपने एक बात याद रखनी है कि ये एंटीबायोटिक जो है, ये इनकी एक शॉर्ट कमिंग ये है कि ये जो है बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के खिलाफ इनके साथ साइड चेन अटैच नहीं है। क्यों नहीं अटैच? अगर इनके साथ भी हम बहुत सारी साइड चेन अटैच कर देंगे तो क्या होगा कि ये आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर समवॉट बिल्कुल सिमिलर होता है जो कि हमारी नेचुरल पेनिसिलिन है उससे, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी मौजूद है। तो इसको हमने टारगेट करने के लिए अब क्या करा, अब मैं आपको चौथी चीज बता रहा हूं जो है बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, यानी कि ये अलग से कंपाउंड है, काल्वनिक एसिड, सल्बेक्टम, टेजोबेक्टम। ये हम क्या करते हैं, ये हम अपनी पेनिसिलिन के साथ ऐड करके देते हैं, सिनर्जेटिक देते हैं, यानी कि कंबाइन देते हैं। अब आपने देखा होगा कि अमोक्सिसिलिन तो हमारे पास आती है, लेकिन अमोक्सिसिलिन प्लस काल्वनिक एसिड जो कि ऑगमेंटन के नाम से आपके पास आती है, एम्पिसिलिन के साथ सल्बेक्टम का कॉम्बिनेशन आता है। तो ये जो मेडिकेशन है हमारे पास,
ये यूज होती हैं अब कॉम्बिनेशन के अंदर। बीटा लैक्टामेस के लिए हमने टारगेट कर लिया, बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर दे देते हैं, ये जब उसको इनहिबिट कर लेता है, एंजाइम को पकड़ लेता है, फिर आपकी एंटीबायोटिक आराम से जाकर अपना एक्ट कर देती है। तो इस तरीके से देखें, जब कोई फील्ड डेवलप होती है ना, तो वो ऐसी डेवलप होती है, पहले हम एक चीज बनाते हैं, फिर हमें पता लगता है हाँ यार इसमें अब ये मसले हो रहे हैं, फिर हम उसको टारगेट करते हैं, फिर कुछ और मसला खड़ा होता है, उसको टारगेट करते हैं। अब फाइनली जो हमारे पास ग्रुप है उसमें हम बीटा लैक्टामेस को भी टारगेट कर रहे हैं, और अब हम पेशेंट को आराम से ऐसी एंटीबायोटिक दे रहे हैं जो कि वाइड कवरेज दे रही है। लेकिन बस इसमें एक आखिरी जो मसला है वो वही है, जो कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का जो बाइंडिंग साइट है वो अगर चेंज हो जाए तो फिर जाहिर है ये भी एक्ट नहीं करती, और उसके लिए फिर हमें पेशेंट में अलग ग्रुपों की तरफ जाना पड़ता है। वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। मरसा हो जाए तो क्या देते हैं, मरसा वाले को वैनकोमाइसिन देते हैं, वैनकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंस हो जाए तो फिर वर्सा हो जाता है, वर्सा वाले को क्या देते हैं, वर्सा के बाद वो बहुत एक्सटेंडेड रिलीज एंटीबायोटिक वो रेजिस्टेंस हो जाए उस पेशेंट को क्या देते हैं, आखिरी ऑप्शन में कौन सी एंटीबायोटिक बचती है। ये सारी बहुत डिटेल की चीजें, ये आपको इंशाल्लाह हमारे कोर्सेज में ही पता लगेंगी और हम बताएंगे आपको। चलें, एक मेडिकेशन की मैं आपको चलें बहरहाल एक ग्रुप में आपको पढ़ा देता हूं इसमें से। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, सारी मेडिकेशन हम कोर्सेज में डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, हॉस्पिटलों में यूज होती हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ आज एक ग्रुप का पढ़ाता हूं, और एक ग्रुप में भी मैं आपको मेनली अमोक्सिसिलिन का पढ़ाऊंगा, अमाइनो पेनिसिलिन। अमाइनो पेनिसिलिन में हमारे पास दो मेडिकेशन आती हैं, एक अमोक्सिसिलिन है, ओरल और आईवी फॉर्म में आती है, अक्सर हम कंबाइन करके देते हैं कार्बोनेट के साथ, ठीक है। और ये कंबाइन करके जो आती है ऑगमेंटन के नाम से आती है, ये आपको नजर आ रही होगी ऑगमेंटन, अभी ये मैं दिखाता हूं डिफरेंट स्ट्रेंथ में आती है। और एक हमारे पास आती है जो कि आईवी या आईएम में आती है, जो कि एम्पिसिलिन होती है। ये आप विद और विदाउट सेल्बेक्टम दे सकते हैं पेशेंट को, और ये इंजेक्शन आपके पास एम्पिन के नाम से आता है, और अलग ब्रांड भी मिल जाती है ये आपके पास। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला इसकी और भी आपको ब्रांड्स वगैरह बता दूंगा। इसका कॉम्बिनेशन भी आता है, क्लॉक्सासिलिन के साथ आता है, एमपी क्लॉक्स के नाम से आपने मेडिकेशन सुनी होगी, वो किस पर्पस के लिए यूज होती है वो करते हैं। इनका मेन टारगेट क्या है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, ज्यादा कवरेज करती हैं, ग्राम पॉजिटिव को तो कवर करती हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव को भी कवर करती हैं। जैसे कि ग्राम नेगेटिव में अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा नमूनिक है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इसको हम कहते हैं हेल्प्स। अब ये जरा हेल्प्स की स्पेलिंग ना आपने थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, इसमें डबल एच आएगा, ई आएगा, एल पी एस एस ई, ठीक है। तो ये आपके पास एक नमूनिक है जिसका नाम है हेल्प्स। हेल्प्स जो है वो आपको इजी करने के लिए, याद करने के लिए कि हमारे पास कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं, स्पेशली यहां पर। तो यहां पर अगर हम देखें, ये हमने एच पाइलोरी के लिए, एच इन्फ्लुएंजा के लिए, इकोलाई के लिए, लिस्टीरिया के लिए, लिस्टीरिया के लिए स्पेशली एम्पिसिलिन हम देते हैं। लिस्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस अगर हो जाए पेशेंट को, छोटे बच्चों को होता है, या अक्सर जो ओल्डर एज के पेशेंट होते हैं उनको होता है, तो उनके लिए फिर हम लोग अलग से एम्पिसिलिन का ग्रुप ऐड करते हैं। प्रोटीएस, साल्मोनेला, शगीला, एंटेरोकोकस और स्पाइरोचीट, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के हो रहे हैं। स्पाइरोचीट में आपके पास ट्रेपोनेमा पैलेडम, जो कि आपके पास याद होगा सिफिलिस, तो उसको वैसे पेनिसिलिन जी भी कवर कर लेती है, ये भी आपकी कवर कर लेती है। तो मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट ये सारे आपके जो ग्राम नेगेटिव या अलग अदर बैक्टीरिया जो हैं उनको टारगेट करने के लिए हमारे पास अच्छा ऑप्शन होता है, जो कि कौन सी है आपके पास, अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन, ठीक है। ये इनको भी टारगेट कर लेती हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसके एडवर्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जल्दी से मुझे बताएं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। किधर टारगेट करती हैं सेल वॉल में, नैम एंड नैग यूनिट की जो क्रॉस लिंकिंग होती है ट्रांसपेप्टिडेज, उसको टारगेट करती हैं ताकि क्रॉस लिंकिंग ना हो। क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, कितनी आसानी से पता है। और रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस 3 तरीके से होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका साइड इफेक्ट बता देता हूं। इसका साइड इफेक्ट जो होता है स्पेशली एंटीबायोटिक्स का, एक तो डायरिया होता है, एक सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है जो कि अमाइनो पेनिसिलिन पढ़ा रहा हूं मैं, एक होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वो किसी भी एंटीबायोटिक से हो सकता है, और एक होता है ड्रग इंड्यूस रैश। अच्छा, अब इनमें से जो बेसिक साइड इफेक्ट हैं, डायरिया वगैरह, वो अक्सर इसलिए होता है कि आप जब ओवर यूज कर लेते हैं किसी एंटीबायोटिक का, तो उसमें जो आपका गुड बैक्टीरिया होता है गट का, वो किल हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट की जो जीआई सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं लॉन्गर टाइम के लिए, तो फिर पेशेंट को कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, ड्रग इंड्यूस रैश। अच्छा, मैंने यहाँ पर रैश दिया हुआ है, ये अगर आप देखो तो ये पिटिकियल रैश है जो पेशेंट को डेवलप हुआ है, और ये आपको अपर बॉडी में पूरा डेवलप होता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से आपको लिम्स में भी नजर आ रहा है, अपर ट्रंक पे नजर आ रहा है, ये सारा पूरा बॉडी पे आपको पिटिकियल रैश दिख रहा है। ये रैश कब डेवलप होता है,
अक्सर ये रैश डेवलप होता है उन पेशेंट्स के अंदर जिनको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस आपका स्ट्रेप थ्रोट का पेशेंट आता है, यानी कि जो टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस का पेशेंट होता है, ज्यादातर तो वो स्टेप्लोकोकस ओरियस की वजह से होता है और स्टेप्टोकोकस बीटा हिमालैटिकस उसकी वजह से होता है। तो ये अगर पेशेंट को मिसाल के तौर पर वो नहीं है, और एक और चीज होती है हमारे पास जो कि एप्स्टन बार वायरस होता है, एप्स्टन बार वायरस, ये भी आपका करवा देता है टॉन्सिलाइटिस। इसके कुछ अलग सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन कभी कभार अगर आपको नहीं पता कि ये ईबीवी की वजह से, क्योंकि ईबीवी कॉमनली नहीं करवाता, तो होता क्या है कि पेशेंट को अगर आप एंटीबायोटिक दे तो कौन सी पेनिसिलिन, और वो पेशेंट खाता है और अगर ईबीवी हुआ तो पेशेंट को एक रिएक्शन डेवलप हो जाता है जिसको हम ये ड्रग इंड्यूस रैश कहते हैं। तो ये अक्सर लोगों को पता ही एंटीबायोटिक देने के बाद पता चलता है कि अब ये इस पेशेंट को ईबीवी की वजह से था। अगर डेवलप हो जाए तो हमें डायग्नोज भी हो जाता है पेशेंट कि ये ईबीवी का पेशेंट है, लेकिन फौरन आपने वो एंटीबायोटिक स्टॉप करनी होती है क्योंकि जाहिर है ये ईबीवी के अंदर यूज नहीं होती। और ये एक चीज है जो आपको नजर आती है। ये रैश कैसा दिखता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। बहरहाल अभी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं और आपको डिटेल से बताऊंगा कोर्स के अंदर। अब ये ऑगमेंटन की स्ट्रेंथ है। ये ऑगमेंटन में दो चीजें होती हैं, एक आपकी अमोक्सिसिलिन होती है, एक इसमें कार्बोनिक एसिड होता है। ये 625 mg की आती है, 375 mg की आती है। सिरप आता है इसमें आपके पास एक 312.5 mg का, एक आपके पास आता है 156 का, एक आपके पास ड्रॉप्स आते हैं बच्चों के लिए जो कि 6.25 mg होते हैं पर ml के अंदर। तो ये आपके पास ड्रॉप फॉर्म में भी है, इंजेक्शन भी आता है इसका, टैबलेट भी आती है, कैप्सूल भी आता है। ये आपके पास डिफरेंट तरह के मैंने आपको बता दिया कंसंट्रेशन में आती है। अब बात ये है कि डोज कितना होता है इसका, कितना दिया जाता है पेशेंट को। तो मैं एक आपको शॉर्ट में बताता हूं डोज आप कितना देते हैं। नॉर्मली याद रखें कि इसकी अलग अलग स्ट्रेंथ तो आती है, लेकिन जो बेस्ट हम लोग यूज करते हैं वो 625 mg वाली होती है, जिसमें 500 mg अमोक्सिसिलिन होती है और 125 mg जो है वो कार्बोनिक एसिड होता है। तो ये टोटल कितने बन जाते हैं 625। आपने अभी डब्बा देखा था पीछे 625 mg का था, यहां पर लिखा हुआ था 625 mg, ठीक है, ये हमारे पास है। एडल्ट के अंदर ये बेहतरीन है, आप पेशेंट को देते हैं, ये टीडीएस दी जाती है। अब टीडीएस ओडी बीडी अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं। ओडी वो मेडिकेशन होती है जो दिन में सिर्फ आपके एक दफा यूज होती है, 24 आवर्स में एक दफा यूज होती है। बीडी वो मेडिकेशन होती है जो दिन में 2 दफा इस्तेमाल होती है। ये बीडी लिखना था, मैंने बीबी लिख दिया। हाँ जी, हाँ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक होती है ओडी जो 24 आवर्स में यूज होती है, एक होती है बीडी जो कि 12 आवर्ली यूज होती है, और एक होती है आपके पास टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 दफा, और ये 8 आवर्ली यूज होती है, 8-8 घंटे के फर्क से। और एक होती है क्यूआईडी। क्यूआईडी जो है आपके पास दिन में 4 दफा देते हैं, 6-6 घंटे के फर्क से। तो जो अमॉक्सिल का डोज है या ऑगमेंटन का डोज है बड़ों के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं, एडल्ट के अंदर यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं 500 mg बाय 125 mg वाला, 8 आवर्ली देते हैं, यानी कि दिन में टीडीएस देते हैं पेशेंट को। नॉर्मली इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होता है, डिजीजेस में कौन सी यूज होता है मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपने इतना याद रखना है कि इसकी जो ड्यूरेशन होती है, वैसे ड्यूरेशन इसकी 7 to 10 डेज के लिए इस्तेमाल होती है। इसका कंप्लीट कोर्स होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट कोर्स ले लेते हैं, उससे रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। आपने कंप्लीट कोर्स करवाना है, 7 to 10 डेज का इसका कोर्स होता है, और ये आप पेशेंट को देते हैं, ठीक है। और यही इसकी जो डोजिंग है इस्तेमाल होती है। अगर आपके पास बच्चे होते हैं तो बच्चों की 2 एजेस आपने याद रखनी है, और एक और मैं आपको बताऊंगा न्यूनेट्स वो अलग से। अभी मैं दोबारा एक पहले आपको जनरल डोज बता देता हूं। देखें, एक डोजिंग जो है वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से, वो मैं आपको आगे बच्चों की बताता हूं। एक ये जो गाइडलाइंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये पाकिस्तानी गाइडलाइंस हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो पाकिस्तान में रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, और उसमें वहां पर क्या होता है कि पहले अमॉक्सिल से आप स्टार्ट करें, फिर ऑगमेंटन की तरफ बढ़ें। यहां पर क्या है कि हमारी जो अमॉक्सिल है ना वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, उसका आप दोगे डायरेक्ट, बहुत कम लोगों में इफेक्ट करती है। बैक्टीरिया जितने भी हैं ज्यादातर रेजिस्टेंस हो गए, तो आप ऑगमेंटन से अमूमन स्टार्ट कर लें। ऑगमेंटन एक बेहतर ऑप्शन रहता है। अच्छा, डोजिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप यहां देखें वहां देखें, अभी मैं आपको बताता हूं डिफरेंस, आप खुद समझ जाएंगे। सबसे पहले अगर हम लोकल गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो जो बच्चों में डोज होता है जनरल डोज, वो 30 mg पर केजी होता है एवरी 12 आवर। तो अगर आपका बच्चा 1 महीने से लेकर 2 महीने तक का है तो आप इसके अंदर 30 mg पर केजी इस्तेमाल करते हैं और 12 आवर्ली इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक आप पेशेंट को, जो मिसाल के तौर पर, मिसाल 10 केजी का बच्चा है तो आपने 10 केजी के बच्चे में डोज निकालना है, तो 30 into 10।
अच्छा, अभी मैं आपको जर्नल तरीका बता रहा हूँ, एक और फॉर्मूला है, वो इंशाल्लाह हम कोर्स में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। अभी मैं जर्नल तरीका बता रहा हूँ निकालने का, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। 30 × 10 कितना हो जाएगा, 300 mg डोज बन जाएगा। तो 300 mg बच्चे को जो है आपने देना है, एक कब देना है आपने, एवरी 12 आवर, हर 12 घंटे में इतना डोज देना है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास कौन सा सिरप आता है, हमारे पास सिरप आता है जो कि मैंने आपको बताया 312.5 mg का एक सिरप आता है। पीछे मैंने आपको एक डोज बताया था, वो भी पीछे लिखा हुआ, वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी 375 वाला ही लिखी हुई एक मेडिकेशन। हाँ, सिरप जो है ये आपके पास 312.5 mg वाला आता है। एक मैंने बताया था आपको 156 mg वाला एक सिरप आता है आपके पास, वो भी यूज होता है। यहाँ पर आप जो बच्चों को देते हैं वो अमूमन वही कंसंट्रेशन देते हैं 156 वाली। अगर आपने 156 वाली देनी है तो अगर आप राउंड अबाउट करें तो आप कितने टीस्पून देंगे। अच्छा, सिरप में अगर आप कभी भी पढ़ोगे ना तो आपका लिखा हुआ होता है ml के साथ कि कितने ml में कितना mg है। यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखो तो 312.5 mg है 5 ml के अंदर, यानी कि 312.5 mg है कितने ml के अंदर, 5 ml के अंदर। यानी कि अगर आप सिरप का 5 ml बच्चे को देते हो तो कितना डोज जाएगा, वो 312.5 mg जाएगा। 5 ml का मतलब क्या हो गया, एक होता है टी स्पून और एक होता है टेबल स्पून। तो एक होता है टी स्पून और एक होता है टेबल स्पून। टी स्पून जो है, जो कि आपके पास स्टैंडर्ड साइज का आता है, बल्कि आप कुछ अच्छी ब्रांड के अगर सिरप लेंगे उनके अंदर तो स्पून डाला हुआ भी होता है, उसमें लिखा हुआ भी होता है कितना कितना है। तो बहरहाल अगर आप ये लेंगे टी स्पून तो वो कितना होगा, 5 ml का होता है। एक टी स्पून जो है वो 5 ml का होता है और एक टेबल स्पून जो है वो 15 ml का होता है। तो यहां पर आप बच्चे को देखो कितना डोज आपके पास बन रहा है और कितने टी स्पून आपको देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप 312.5 mg वाला सिरप दे रहे हो तो अगर राउंड ऑफ करो, हमारे बच्चे का डोज निकला था 300 10 kg के बच्चे में, तो अगर हम लोग एक राउंड ऑफ करते हैं तो तकरीबन वो डोज जो बन जाएगा आपका, वो तकरीबन कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका कि आप बच्चे को 1 टीस्पून दे सकते हो, है ना, क्योंकि 312.5 है वो 300 निकला है, तो आसपास करीब का ही डोज है। तो आप 5 ml का जो बच्चे को 1 टीस्पून पिला दो, 1 टीस्पून अभी पिलाओ और 1 टीस्पून 12 घंटे बाद पिलाओ। हालांकि इंपॉर्टेंट बात है, 10 kg वेट नहीं होता 1 से 2 महीने के बच्चे का। 3 महीने से जितने भी कम बच्चे होते हैं अमूमन उनका वेट 5 kg 6 kg के अराउंड होता है, तो उनके अंदर डोज और भी कम निकलता है। जब भी मैंने बताया उनके अंदर कंसंट्रेशन जो है 156 वाली देते हैं, तो बहरहाल आप वो वाली यूज करते हैं और उसके हिसाब से आप दे देंगे कि कितना ml बन रहा है बच्चे के अंदर, डिवाइडेड डोजेस में देना है तो आप कैसे देंगे। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं कि अगर बच्चे को आप 30 mg पर kg एवरी 12 आवर दे रहे हैं, जो कि गाइडलाइंस में हमारे पास है कि आपने 30 mg पर kg के हिसाब से हर 12 घंटे में देना है, तो अगर आप बच्चे को देना चाहें तो 156 वाले के 2 चम्मच पिला सकते हैं, अभी पिलाएंगे और 12 घंटे बाद पिलाएंगे, ये भी तकरीबन उतना ही बन जाएगा। और अगर 312.5 mg वाला दे रहे हैं तो उसका आपने सिर्फ 1 टीस्पून पिलाना पड़ेगा। समझ गए बात, क्योंकि ये कितना होता है, ये भी आपका 156 जो mg होता है 156.2 मेरे ख्याल से होता है इन 5 ml, ठीक है, तो ये भी 5 ml के अंदर आता है, तो जाहिर है इसके 2 टीस्पून पड़ाएंगे तो फिर जाकर कहीं 300 के करीब डोज बनेगा। तो इस तरीके से आप पेशेंट को डोज दे देते हैं, इजीली दे देते हैं। 12 घंटे में देनी है तो 12 घंटे में TDS। अच्छा, इसके बाद जो 3 महीने से ज्यादा बड़े बच्चे होते हैं 17 साल तक के, उनको 30 mg पर kg के हिसाब से ही देते हैं, लेकिन 8 आर्ली देते हैं, यानी कि TDS देते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपका वही 10 kg का बच्चा था तो 10 kg का बच्चा अगर आपके पास आता है और वो जाहिर है आपका बच्चा 3 महीने से बड़ा है, और अमूमन 10 kg के बच्चे जो होते हैं आपके ये 1 साल तक की उम्र के, इन तक जो 1 ईयर तक का बच्चा होता है, इन तक के वेट जो 10 kg वगैरह तक होते हैं, इनमें आप कितना डोज देते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास यही आपने कैलकुलेट करा 30 × 10 300 mg, तो 10 किलो का बच्चा होगा तो तकरीबन उसके अंदर डोज बनता है 300 mg, यानी कि आप जो 312.5 mg वाला सिरप है 1 टीस्पून TDS दे सकते हो, है ना, 1 टीस्पून, क्योंकि 8 आर्ली देना है तो आप TDS दिन में 3 दफा दे सकते हो। इसी तरीके से आपके पास बच्चा तकरीबन 14 से 15 किलो का होता है, तो उसके अंदर मैंने आप यहाँ ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ 1.5 टीस्पून, ठीक है, 1.5 टीस्पून आपने TDS देना होता है। और अगर बच्चा आपके पास तकरीबन 18 से 20 किलो का होता है तो उसके अंदर आप 2 टीस्पून TDS देते हो, ठीक है, तो 2 टीस्पून TDS, ये इतना डोज बनता है। इस तरीके से मैं आपको कई सारे चार्ट भी दे दूंगा ताकि आपको खुद से कैलकुलेट ना करना पड़े, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करे में तो इजी हो जाएगा आपको कि कितनी कंसंट्रेशन वाला, ये कितनी कंसंट्रेशन वाला बता रहा हूँ, ये 312.5 mg वाला बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप दूसरी कंसंट्रेशन दे रहे हैं तो उसमें देख लें अकॉर्डिंग टू कितने टीस्पून बन रहे हैं उतने टीस्पून आप ऐड कर दें, और जो TDS दी जाती है वो TDS देनी है, जो BD दी जाती है, यानी कि 1 से 2 महीने का बच्चा आता है तो उसमें हम BD इस्तेमाल करते हैं, अगर 3 से 17 साल तक का बच्चा आता है तो उसमें TDS इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इंटरनेशनल गाइडलाइंस की तरफ से थोड़ा सा है कि न्यू नेट्स जो 12 वीक से छोटे होते हैं, यानी कि
3 महीने से कम उम्र के होते हैं, अगर हम उनमें 30 mg पर केजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले हम उनको डिवाइडेड डोजेस में दें। डिवाइडेड डोजेस का मतलब क्या है कि आपके पास ये रहा 156.2, यही था मैंने आपको बताया था 156.2 mg वाला आता है, 25 mg, तो हम पॉइंट के बाद एक ही नंबर ले रहे थे 2 mg वाला, ठीक है। बहरहाल डिवाइडेड डोजेस का मतलब क्या है, डिवाइडेड डोजेस से क्या मुराद है मेरी, डिवाइडेड डोजेस से मुराद ये है कि आपके पास जो टोटल डोज निकलता है हम उसको 2 में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि आपके पास 30 × 10 आपने करा तो आपके पास डोज निकला 300 mg, ठीक है। 300 mg को आप 2 में डिवाइड कर लें और दिन में आपने इसको कब देना है, बीडी देना है। तो आप एक पेशेंट को हाफ, जितना भी डोज है हाफ डोज आप पेशेंट को अभी दोगे और हाफ डोज 12 घंटे बाद दोगे, यानी कि दिन में 2 दफा पेशेंट को इस्तेमाल करोगे। तो इसमें 150 mg पेशेंट को आप अभी दोगे और 150 mg आप पेशेंट को बाद में दोगे 12 घंटे बाद। तो अगर आपके पास 156 वाला आता है तो राउंड ऑफ कर लो, करीब करीब डोज है 156 इन 5 ml, तो 1 टीस्पून आप अभी दोगे, 1 टीस्पून आप रात को दे दो 156 वाले का। हालांकि मैंने बताया कि जो बच्चा आपके पास 3 महीने से कम का होता है वो अमूमन 5 केजी तक का होता है, तो अमूमन उनके अंदर जो डोज बनता है वो बनता ही तकरीबन 150 है। तो आप उनको कैलकुलेट, बाहर जितना भी वेट है आप उसको कैलकुलेट करोगे, उसके हिसाब से आपके पास जो कंसंट्रेशन यूज होती है छोटे बच्चों में 3 वीक से कम के हैं तो उनमें कंसंट्रेशन बहरहाल आपने 156 वाली यूज करनी है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ज्यादा सही रहती है और ये आप यूज करते हैं। तो ये आपके पास जो डोज होता है वो अमोक्सिसिलिन का और कार्बोनिक एसिड यानी कि ऑगमेंटन का डोज होता है। एडल्ट में 625 mg यूज होती है, बच्चों के अंदर जो है वो हम लोग यूज करते हैं, कितनी बच्चों के अंदर हम यूज करते हैं, अगर छोटा बच्चा होता है 3 महीने से कम, लोकल गाइडलाइंस के हिसाब से 30 mg पर केजी एवरी 12 आवर पेशेंट को दे सकते हैं। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से आप इसको 2 डिवाइडेड डोजेस में दे दें, ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद ये है कि अगर बच्चा 3 महीने से बड़ा है तो उसमें फिर 30 mg पर केजी एवरी 8 आवर, ठीक है। बहरहाल ये यूज इन्फेक्शन के अंदर होता है, सीवियर इन्फेक्शन जैसे कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गए या फिर आपके पास जो है वो टाइटस मीडिया का केस हो गया, उसमें यूज होती है मेडिकेशन, और टॉन्सिलोफ्रेंजाइटिस के केस के अंदर यूज होती है। तो ये कॉमन केसेस हैं जिनके अंदर हम इन एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल बच्चों में क्यों हम बीडी देते हैं, याद रखें इसलिए बीडी देते हैं छोटे बच्चों के अंदर क्योंकि उनका जो रीनल फंक्शन होता है ना वो फुली डेवलप नहीं होता। ये मेडिकेशन जो क्लियर होती है वो रीनल क्लियरेंस होती है इसकी। जब रीनल क्लियरेंस होती है तो अगर इस मेडिकेशन का आप डोज बच्चे को हाई देंगे तो उसमें टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप पेशेंट को कभी भी बच्चों को ये हायर डोजेस के अंदर नहीं देते। ये आपने एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इसके अलावा मैं आपको आखिरी में एक बात बता देता हूं, सबसे आखिरी में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि ये पेशेंट अगर आपके पास रीनल इंपेयरमेंट के साथ आता, मैं बता रहा हूं, अभी हम सिर्फ क्योंकि बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, कोर्स में हम लोग थोड़ी और डिटेलिंग की बात करेंगे और थोड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और मैं थोड़ा सा आपको जाहिर है, आप क्लास लाइव क्लास होती है उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन के भी आपको आंसर मिलेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर आप पेशेंट के अंदर, और आईवी की भी मैं इंशाल्लाह ताला उसी क्लास के अंदर बात करूंगा, मैं अभी आपको यह बात बता रहा हूं कि अगर पेशेंट आपके पास रीनल इंपेयरमेंट के साथ आता है, यानी कि पेशेंट का जो है वो रीनल फंक्शन ठीक नहीं है और वो पेशेंट आपके पास एडल्ट आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे जो है मेडिकेशन चाहिए, और आपने देखा कि उसको एंटीबायोटिक की नीड है और एंटीबायोटिक आप स्टार्ट करने लगे, और एंटीबायोटिक आप कौन सी स्टार्ट करने लगे, एंटीबायोटिक आप अमॉक्सिल स्टार्ट करने लगे। अमॉक्सिल स्टार्ट करने लगे हैं, वो पेशेंट का आपने जीएफआर करवाया और जीएफआर का आपके पास रिजल्ट आ गया कि पेशेंट का जीएफआर इतना है। अब जीएफआर कितना है मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक देता हूं नंबर कि आपने, मैं आपको बता रहा हूं कि पेशेंट आपके पास आया है और उसका जीएफआर कितना है। उसका जीएफआर है तकरीबन लेस देन 30। दो चीजें ड्रग में चेक होती हैं, एक रीनल क्लियरेंस, क्रेटानिन क्लियरेंस होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, कैलकुलेटर भी होता है। क्रेटानिन क्लियरेंस के हिसाब से भी आप ड्रग का डोज देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और एक आप जो है वो जीएफआर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है जिसका जीएफआर जो है वो 30 से कम है, आप में से कोई सोच के मुझे बता सकता है कि इसके अंदर ये जो डोज है स्टैंडर्ड डोज जाएगा या कम जाएगा, और कम जाएगा तो कितना जाएगा? हाँ जी, सोचें जरा कि अगर पेशेंट के अंदर हम डोज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है डोज दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है पेशेंट को, लेकिन पेशेंट जो है वो रीनल इंपेयरमेंट के साथ आपके पास आया, यानी कि पेशेंट का रीनल फंक्शन ठीक नहीं है, और रीनल फंक्शन ठीक नहीं है, आप यही मेडिकेशन पेशेंट के अंदर स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि भाई यही एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है, इसी की इंडिकेशन बन रही है, लेकिन आपने डोज एडजस्ट करना है। अब डोज जो एडजस्ट करना है आपने वो कितना करेंगे, आप में से कोई मुझे सोच कर बताए, और सोचे जरा कि कितना डोज दे सकते हैं। अब आप में से मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में कि आपने कितना डोज देना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई अगर
कोई ऐसा मसला है तो आप कितना देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 2 नंबर बताता हूं। अगर GFR है 10 to 30 और अगर GFR 10 से भी कम है तो आप इस मेडिकेशन का डोज कितना रखते हैं। सबसे पहले अगर आपका GFR 10 to 30 है तो इसमें आपने जो ऑगमेंटन का डोज पेशेंट को दिन में देना होता है वो आप मैक्सिमम पेशेंट को 250 mg से 500 mg दे सकते हैं, लेकिन ये आप 12 घंटे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बीडी देते हैं। फिर आप नॉर्मल TDS वाला डोज नहीं देते, आप बीडी देते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। अगर लेस सीवियर इन्फेक्शन है तो आप लोअर डोज पे देंगे 250 mg पे। अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन है तो फिर आप 500 mg तक जा सकते हैं, लेकिन दिन में फिर आपने बीडी देना है, बीडी से ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये डोज एडजस्टमेंट किसमें, रीनल फंक्शन अगर इंपेयर्ड हुआ हुआ। इसी तरीके से अगर GFR पेशेंट का 10 से भी कम हो जाता है तो यही हम पेशेंट को देते हैं 250 mg या 500 mg, लेकिन ये फिर हम 24 आवर्स में एक दफा देते हैं, यानी कि ओडी देते हैं। फिर हम इन पेशेंट को बीडी नहीं देते, फिर हम ओडी देते हैं। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द GFR। बेसिक मैंने आपको बताया। इसी तरीके से हेपेटिक इंपेयरमेंट भी होती है, उसमें भी डोज एडजस्ट होता है। बहरहाल डेमो के लिए हमारी ये क्लास 1 घंटे की ऑलरेडी हो चुकी है, कई सारी डिटेल्स मैंने डिस्कस करी हैं आपके साथ। इंशाल्लाह आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके की कई सारी आपको ऑल डिटेल्स मेडिकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी तरीके से और कई सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी भी हमने ज़ाहिर है आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं क्लास के अंदर, तो इंशाल्लाह वो आप क्लास के अंदर पूछेंगे। कोर्स हमारा 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जरूर ज्वाइन करें और कमेंट्स अपने जरूर करेंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसके नीचे कर सकते हैं, वीडियो के नीचे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।